गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर क्लास के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जैविक वर्गीकरण का। इस चैप्टर में आज हम जो सबसे पहला टॉपिक लेकर के आए हैं वो है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के जगत। चूंकि ये जो संसार है ये विविध प्रकार के लिविंग बीइंग्स से भरा पड़ा है, मतलब बहुत प्रकार के जीवों की यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया था कि किन जीवों को हम किस तरह से क्लासिफाई करें ताकि उनका स्टडी सुगम हो सके। जीवों की खोज के बाद उनकी पहचान की गई उनके कैरेक्टर्स के आधार पर और उनके अलग अलग नाम दिए गए। किसी को प्लांट्स कहा गया, किसी को एनिमल कहा गया, तो किसी को फंगस, किसी को एल्गी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जीवों को उनके नाम दे दिए गए थे। लेकिन बाद की खोजों में जब उनके जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स मिले तो अब ये समस्या आ रही थी सामने कि जो नए मेंबर्स मिल रहे हैं इनको हम किस तरह से पहचाने और पहले से ज्ञात जीवों के जो नाम दिए गए थे उनमें हम इन नए जीवों को किसके साथ क्लासिफाई करें। तो इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई सारे किंगडम्स बनाए और उनमें अपने अनुसार उन्हें उन किंगडम्स में प्लेस कर दिया गया। Various systems of classifying living beings into kingdoms have been proposed from time to time by different scientists. उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार सभी जीवों को केवल दो जगत में, दो किंगडम्स में रखा, किसी ने 3 में, तो किसी ने सभी जीवों को प्लेस करने के लिए 4 जगत दिए, तो किसी ने 5 जगत दिए। इन्हीं किंगडम्स का हम आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से और कितने किंगडम्स को स्टेबलाइज किया और उनमें किन लक्षणों वाले जीवों को स्थान दिया। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले किंगडम, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण की 2 जगत प्रणाली। बात करते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले लिनियस ने 1858 में दिया था। लिनियस ने संसार में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के लिविंग बीइंग्स को केवल 2 जगतों में स्थान दे दिया, जिनमें से एक जगत था पादप जगत अर्थात प्लांटी किंगडम और दूसरा था जंतु जगत अर्थात एनिमलिया किंगडम। ये जो किंगडम फॉर्मेशन का जो तरीका था वो इस आधार पर आधारित था कि कुछ जीवों में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी थी, अर्थात वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्वयं बना लेते थे, अर्थात वे ऑटोट्रॉप्स थे। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनमें क्लोरोफिल की एब्सेंस थी, अर्थात उनमें फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं थी और वो अपने भोजन के लिए अन्य तरीकों को अपनाते थे। तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी थी उनको प्लांटी किंगडम में रख दिया गया और जिनमें ये फैसिलिटी नहीं थी, ये प्रॉपर्टी नहीं विकसित हुई थी, उनको लिनियस ने एनिमलिया अर्थात जंतु जगत में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहां से इतना याद रखना है
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो लिनियस के द्वारा दिया गया। 1858 में उन्होंने कौन से किंगडम्स बनाए थे? एक प्लांटी किंगडम बनाया था और दूसरा एनिमलिया किंगडम बनाया था। क्लियर हुआ? अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां भी थी, उनको भी साथ ही साथ में हम देख लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये थी, अच्छा ये बताइए कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहेंगे और कैसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कहेंगे। सिंपल सी बात है, जिन में फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो यही है प्लांट्स का, जो हमें हरे दिखते हैं हम उन्हें पौधे कह देते हैं, जिनमें लीव्स होती हैं हम उन्हें पौधे कह देते हैं। ठीक है, जो और हरे वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो ग्रीन दिखते हैं। तो ग्रीन दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको लिनियस के द्वारा प्लांटी किंगडम में स्थान दे दिया गया था। साथ ही साथ में जिनमें जो ग्रीन नहीं थे, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल नहीं थे, जो रेंग करके चलते थे, जो अपना भोजन इंजेक्शन की प्रोसेस के थ्रू लेते थे, उनको सिंपल है हम एनिमल कह देते हैं। लेकिन ये बात केवल उन्हीं जीवों तक लागू है जो हमें इजीली आसानी से दिख जाते हो। मतलब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते थे कि ये प्लांट होगा और ये एनिमल होगा। लेकिन लोअर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था कि वो प्लांट में आएगा या फिर एनिमलिया में आएगा। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना एक डुअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस में पादपों की भांति फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉप्स की तरह जीवन निर्वाह करता है, और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एनिमल्स की तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अपनाता है। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे लिविंग स्ट्रीम्स को हम प्लांट्स में रखेंगे या एनिमलिया में रखेंगे। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी। लोअर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी इजीली डिफरेंशिएटेड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? सेकंड था फंजाई आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। जो कवक थे, जो फफूंद थी, उनको पादप जगत में स्थान दिया गया था, जबकि उनमें क्लोरोफिल नहीं था। जबकि पौधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये फैसिलिटी फंगस में ना होते हुए भी इन्हें पादप जगत में रखा गया था। तो ये इसकी दो बहुत बड़ी कमियां थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1866 में। अर्नेस्ट हेकल ने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नया किंगडम स्टेबलाइज किया, जिसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। प्रोटिस्टा को हम प्रोटोप्टिस्टा भी कहते हैं। इस किंगडम में ऐसे जीवों को स्थान दिया गया था जो यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ उनकी सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होती है। इसके साथ इस किंगडम में उन्होंने बैक्टीरिया और एल्गी और कवकों को स्थान दिया था। अब यहां पर बैक्टीरिया तो यूनिसेल्यूलर है, प्रोटोजोअन्स भी यूनिसेल्यूलर है, लेकिन जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एल्गी और फंगस हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन उनमें
टिश्यू नहीं पाए जाते थे। बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी जो बॉडी कंपोजिशन था वो मल्टीसेल्युलर था, लेकिन टिश्यू इनमें नहीं पाए जाते थे। तो ऐसे जीवों के लिए अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा किंगडम की स्थापना की। इनका जो दूसरा किंगडम था वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरह बचे हुए ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स में और एनिमलिया किंगडम में रख दिया गया। अब यहाँ पर जो प्लांटी किंगडम था उसमें सभी जो बचे हुए ग्रीन प्लांट्स थे, लेकिन ग्रीन प्लांट्स होने के साथ साथ उनमें टिश्यू बनते हो, ऊतक पाए जाते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पादप जगत में स्थान दे दिया गया। क्लियर है? पादप जगत में रखने वाले जितने भी जीव थे उनमें सेल वॉल थी, और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ऐसे पौधों को जिनमें क्लोरोफिल हो और साथ ही साथ में उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हो, उन पौधों को पादप जगत में स्थान दे दिया गया। एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक था, साथ ही साथ में जो सेरी कंपोजिशन था वो मल्टीसेल्युलर था, और सेल में सेल वॉल का अभाव था। ठीक है, लेकिन इस किंगडम की भी कुछ कमियां थी। बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। पहला पॉइंट, एसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर आर केप्ट टुगेदर। जो एक कोश के जीव थे उन्हें बहुकोश के जीवों के साथ एक ही किंगडम में रख दिया गया था। जैसे अभी हमने बात की कि जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं, जबकि एल्गी और फंगस यहाँ पर ऐसे रखे गए थे जो मल्टीसेल्यूलर थे और उनमें टिश्यू नहीं पाए जाते थे। तो मल्टीसेल्यूलर्स को यूनिसेल्यूलर्स के साथ में रख देना ही एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट इनका था, बैक्टीरिया एंड फंगस हैव बीन ग्रुप्ड विद अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। वही बात है, जो बैक्टीरिया थे यूनिसेल्यूलर था, दूसरा जो फंगस था वो मल्टीसेल्यूलर थे, और इनमें अन्य दूसरी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज पाई जाती हैं, और उन डिसिमिलरिटीज के साथ साथ इन्हें एक साथ एक ही किंगडम में रख दिया गया था जो कि अनरिलेटेड है। मतलब कहीं से भी इनमें समानता ना होते हुए भी एक साथ ही स्थान दे दिया गया था। ठीक है, थर्ड हमारा आता है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कोपलैंड ने 1956 में दिया था। कोपलैंड ने इस किंगडम को स्थापित किया और उसका नाम मोनेरा रखा, और मोनेरा किंगडम में उन्होंने ऐसे जीवों को स्थान दिया जो यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ प्रोकैरियोट्स थे। अर्थात अभी तक हमने देखा कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया था, लेकिन कोपलैंड को लगा कि यूनिसेल्युलर प्रोटोजोअन्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोटिक सेल रखता है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जितने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को वहां से बाहर निकाला और एक नए किंगडम मोनेरा में उनको प्लेस कर दिया। क्लियर हुआ? तो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया कोपलैंड के द्वारा। 1956 में साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि BGB के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है इनका किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम से हमने किसको बाहर निकाल दिया? बैक्टीरिया को बाहर निकाला। बैक्टीरिया को मोनेरा में प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर जो बचते हैं वो प्रोटोजोअन्स बचते हैं, एल्गी बचते हैं और फंजाई बचते हैं। तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स आ गए,
एल्गी आ गए और फंजाई आ गए। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एल्गी और फंगस थे वो मल्टी सेल्यूलर थे, तो मल्टी सेल्यूलर एल्गी और फंगस को नहीं बल्कि ऐसे एल्गी और फंजाई जो यूनिसेल्यूलर थे उनको वहां से केवल एक्सट्रैक्ट किया गया और निकालकर मोनेरा किंगडम्स में प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर दिया गया। यूनिसेल्यूलर फंगस जैसे ईस्ट, बाकी सभी प्रकार के जो एल्गी और फंगस थे उनको अभी भी उसी ग्रुप में पड़े रहने दिया गया। क्लियर है? तो अभी भी कुछ कमियां इसमें थी जो अगले आने वाले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दूर हो पाएंगी। थर्ड आता है इनका प्लांटी। प्लांटी के जगत में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिजिड सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। पादप जगत में ऐसे बहुकोशिकीय जीवों को स्थान दिया गया जिनमें एक दृढ़ मजबूत सेल वॉल पाई जाती हो और जो सेल्यूलोज की बनी होती हो। साथ ही साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो। जितने भी स्वकोशी और सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भी रखने वाले हरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को पादप जगत में रखा गया, जैसे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रास ग्रीन एल्गी और ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइटा अर्थात सीड प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनमें बीज आते हो उन सभी को, चाहे एंजियोस्पर्मिक हो या फिर जिम्नोस्पर्मिक हो, जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं उन सभी को प्लांटी किंगडम में स्थान दे दिया गया। फोर्थ आता है एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेजेस। ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिनके भ्रूणीय परिवर्धन काल में ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला जैसी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हो, ऐसे स्टेजेस से होकर के गुजरने वाले ऑर्गेनिजम्स को एनिमलिया किंगडम में कॉपलैंड के द्वारा स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉपलैंड ने जो 1956 में किंगडम्स बनाए थे उनमें से पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटी और चौथा है एनिमलिया। लेकिन अभी भी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी, जो कि ये थी कि फंगस है उन्हें अभी भी प्रॉपरली स्थान नहीं मिल पाया था और इस समस्या के समाधान के लिए आना पड़ा अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच वाइटेकर को। इन्होंने स्पेशली फंगस के लिए एक ऐसे किंगडम का निर्माण किया जिसका नाम फंजाई ही रखा गया। इसे रॉबर्ट एच वाइटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। रॉबर्ट वाइटेकर के द्वारा जो दिए गए 5 जगत थे उनमें सबसे पहला फंजाई, दूसरा मोनेरा, थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ प्लांटी और चौथा एनिमलिया था। फंजाई में सभी प्रकार के कवक रख दिए गए और जो कमी बनी हुई थी अभी 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक इसका समाधान कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर कौन कौन से किंगडम्स की स्थापना की और उनमें कैसे जीवों को स्थान दिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।